पहले वाले वीडियो का ये प्रिंट है, एक तरह से पीडीएफ है, क्योंकि उसका क्वालिटी अच्छा नहीं था, इसीलिए इसे यहाँ पर डाल दिया हूँ दूसरे वाले वीडियो में। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं या लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे शासन प्रणालियों के प्रकार। शासक समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर इसे लगभग 4 भागों में बांटा गया है। पहला है राजतंत्र, दूसरा तानाशाही, इसका इंग्लिश यहाँ पर है डिक्टेटरशिप, अल्पतंत्र, इसी को गुटतंत्र भी बोलते हैं, लोकतंत्र, लोकतंत्र का जो अन्य नाम है वो है जनता तंत्र, प्रजातंत्र, लोकशाही, इन सब का इंग्लिश एक ही है, डेमोक्रेसी। फिर दूसरे प्रकार में आते हैं शासन की वैधता के स्रोत के आधार पर, धर्मतंत्र और कुलीन तंत्र। अभी इन सबको हम देखेंगे आगे क्या होता है, विस्तार से देखेंगे। तीसरे में आते हैं शासन प्रणाली के संविधान सम्मत होने के आधार पर, जैसे कि हमारे देश में संविधान है, संविधान सम्मत व्यवस्था है, संविधानवाद है, एक गैर संविधानवाद, जैसे कि राजतंत्र, सैनिक तंत्र, तानाशाही। ये देखते हैं क्या लिखा है। यदि सरकार की वैधता धार्मिक ग्रंथों पर टिकी होती है तो ऐसी शासन व्यवस्था धर्मतंत्र कहलाती है, जैसे कि वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी एक देश है, इसके चारों तरफ इटली है, ये बहुत छोटा देश है, पूरे वर्ल्ड का सबसे छोटा देश यही है। इस देश में जो शासन व्यवस्था चलती है वो पूरी तरह से धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है, तो धर्मतंत्र का ये सबसे अच्छा उदाहरण है। दूसरा है जब उच्च वंश व उच्च कुल के लोग राज्य की सत्ता अपने वर्ग तक सीमित कर लेते हैं तो उस व्यवस्था को कुलीन तंत्र कहते हैं। आजकल तो ऐसा कहीं नहीं है, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा होता था। यूनान या फिर और भी कई सारे मतलब वो थी, क्या बोलते हैं उसे, क्षेत्र थी, क्षेत्र तो नहीं कहेंगे, सभ्यताएं थीं। जब शासन प्रणाली किसी निश्चित संविधान की मर्यादाओं के भीतर कार्य करती है तो उसे संविधानवाद कहते हैं। जैसे कि हमारे देश के भीतर नियमों के समुच्चय के माध्यम से होता है। कोई भी व्यक्ति, समूह, समुदाय या संस्था संविधान से ऊपर नहीं होती, बल्कि उसकी शक्तियाँ और दायित्व संविधान के माध्यम से निर्धारित होते हैं। ऐसे शासन को ही आमतौर पर विधि का शासन या संविधान का शासन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि विधि के ऊपर कोई भी नहीं होता ऐसे देश में जहाँ पर संविधान लागू रहता है, जहाँ पर मतलब संविधानवाद रहता है। लोकतंत्र पर व्यंग्य करने वाले इसे कई नामों से पुकारते हैं, जैसे कि पहला भीड़ तंत्र। भीड़ तंत्र जैसे कि लोकतंत्र में कई सारी जब कमियां आ जाती हैं तो कुछ लोग इसे अजीब अजीब नाम दिए हैं। पहला भीड़ तंत्र, मोगोक्रेसी। भीड़ तंत्र क्यों नाम दिए हैं? क्योंकि भावनात्मक आधारों पर चुनाव में मतदान किया जाना इसी का एक उदाहरण है। क्या होता है, जैसे भारत में बहुत सारी जनता भावनात्मक आधार पर अपने नेता को चुनती है, बौद्धिक आधार पर अपनी विवेक से नहीं चुनती है कि नेता पढ़ा लिखा है कि नहीं है, कैसा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, नहीं, बस भावना में बह गए। भावना में कैसे बातें हैं कि हमारे जाति का है, हमारे बिरादर का है, या फिर हमारे स्टेट का है। इस आधार पर लोग भावनाओं में बह करके अपने नेता को चुनाव करते हैं, इसीलिए इसे भीड़ तंत्र कह दिया जाता है, ऐसे लोकतंत्र को। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। भीड़ तंत्र को ही कुछ लोग औसत तंत्र बोल देते हैं, मीडियोक्रेसी। कभी कभी लोकतंत्र में सत्ता सबसे समझदार व्यक्तियों के हाथ में नहीं होती, बल्कि औसत दर्जे के उन लोगों के हाथों में होती है जो जनता को अपनी वाक पटुता से प्रभावित करने में सफल हो जाते हैं। ऐसे लोग जो योग्य नहीं होते हैं, लेकिन अच्छी अच्छी बातें करके लोगों को बहला फुसला करके जीत जाते हैं चुनाव में, और फिर वो शासन में आ जाते हैं और शासन करते हैं। इसी को बोलते हैं औसत तंत्र। तीसरा है धन तंत्र। लोकतंत्र को ही कुछ लोग धन तंत्र बोल देते हैं। धन तंत्र क्यों बोलते हैं, इसका ये कारण है। चुनाव प्रणाली व्यवहारिक स्तर पर इतनी महंगी होती है कि समाज के केवल बहुत थोड़े से
अत्यंत धनी लोग ही चुनाव लड़ने का साहस कर पाते हैं। जाहिर सी बात है भाई, अभी भारत में ही ले लीजिए, भारत में कहने को तो लोकतंत्र है, मतलब कोई भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन भाई सच्चाई तो ये है कि इतनी महंगाई है ना, मतलब चुनाव लड़ने का जो प्रोसेस है इतना महंगा है कि गरीब व्यक्ति तो जीतने का छोड़िए, वो अपने क्षेत्र में भी अच्छे से नहीं लड़ पाएगा। हाँ, चौथा है वृद्ध तंत्र। शासन के सर्वोच्च पदों पर आसीन होने का मौका वृद्ध व्यक्तियों को ही मिलता है। लोकतंत्र में मतलब आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जो लोग ज़्यादा एज के हो जाते हैं, जैसे 60+, वही लोग आमतौर पर प्रधानमंत्री बनते हैं। भारत का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ लगभग ऐसे ही होते आया है। कुछ लोग इसे लोकतंत्र को निरंकुश तंत्र बोल देते हैं। ऑटोक्रेसी, किसी भी सीमा को न मानते हुए अपनी मर्जी के मुताबिक शासन चलाना। ऐसा बहुत होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पार्टी आ जाती है और अपनी मर्जी से काम करने लगती है, या कोई विशेष व्यक्ति आ जाता है। छठा है गूढ़तंत्र या योग्यता तंत्र। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था शासन प्रणालियों के इन प्रकारों में से किसके नज़दीक है। मतलब ये जो लोकतंत्र के प्रकार मैं बताया, लोकतंत्र के प्रकार तो वो वाला था पीछे वाला, यहाँ पर लोकतंत्र के प्रकार नहीं, ये शासन के प्रकार हैं। भारत इन सब में से किसके नज़दीक है, ये यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ। हाँ, भारत सैद्धांतिक तौर पर तो लोकतंत्र है, किंतु सभी दलों के कुछ ही नेता राजनीतिक व्यवस्था के केंद्र में होते हैं, जिसे गुटतंत्रीय स्वरूप उजागर होता है। मतलब अल्पतंत्र या गुटतंत्र भारत में लगभग दिखता है। भारत में वंशवाद का भी लक्षण पाया जाता है। यह राजतंत्र की मानसिकता के अनुरूप है। जैसे कि भारत में आप देखेंगे, एग्जाम्पल यहाँ दिया भी है, गांधी परिवार, कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार, पंजाब में बादल परिवार, उड़ीसा में पटनायक परिवार, तमिलनाडु में करुणानिधि परिवार, महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार और हरियाणा में बंसीलाल का परिवार। तो भारत में जो मतलब राजनीतिक व्यवस्था आप देखेंगे कि वंशवाद या फिर ऐसी व्यवस्था बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो ये भी व्यवस्था है भारत में। आगे देखते हैं। भारत में चुनाव प्रचार में धार्मिक नेताओं की बड़ी भूमिका रहती है, जिससे धर्मतंत्र के लक्षण उजागर होते हैं। मतलब भारत में धर्मतंत्र का भी लक्षण दिखता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय लोकतंत्र को कई लोग भीड़ तंत्र तथा औसत तंत्र भी कहते हैं। हमारे देश की जनता का मतदान व्यवहार, वोटिंग बिहेवियर, मतदान व्यवहार प्रायः पारंपरिक मान्यताओं तथा भावनाओं के अनुरूप संचालित होता है। वही मैं जो अभी आपको बताया कि विवेक के अनुसार नहीं करते हैं, अपने जाति धर्म को देख करके लोग चुन लेते हैं भावना के आधार पर। भारत में अधिकांश नेताओं का वैचारिक स्तर पर योग्यता स्तर हमारी व्यवस्था के औसत तंत्र होने को भी प्रमाणित करता है। धन तंत्र का भी लक्षण दिखता है हमारे यहाँ। वर्तमान लोकसभा में अधिकांश सांसदों का करोड़पति होना इसका उदाहरण है। मतलब धन तंत्र का उदाहरण बहुत ज़्यादा हमारे देश में मिलता है। अब यहाँ आते हैं शासन प्रणालियों के प्रकार। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेंस में भी पूछता है और प्री में भी पूछता है। पहला है केंद्र और प्रांतों के संबंधों के आधार पर। इसे 3 भागों में बांटा गया है। मतलब केंद्र और प्रांतों के संबंधों के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है परिसंघात्मक प्रणाली, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्फेडरल सिस्टम। पहले इसी को समझ लेते हैं। क्या होता है जब सेंटर और स्टेट एक समझौता कर लेते हैं कि भैया हम मिलजुल कर शासन करेंगे, लेकिन कुछ शर्त होंगी, शर्त के हिसाब से हम काम करेंगे। इस व्यवस्था में मतलब परिसंघात्मक शासन प्रणाली में राज्य को कभी भी संघ से अलग होने की छूट होती है, आज़ादी होती है। मतलब इस व्यवस्था को एक लाइन में अगर कहें तो अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन होता है। मतलब राज्य जो मिलकर संघ बनाते हैं वो अविनाशी होते हैं, लेकिन जिस संघ का निर्माण होता है वो विनाशी होता है। मतलब जो राज्य मिलकर बनाते हैं वो कभी भी बाहर हो सकते हैं। पहले ऐसा था। कौन? अमेरिका और यूएसएसआर।
लेकिन 1866 के बाद अमेरिका अपनी इस व्यवस्था से बाहर निकल करके फेडरल हो गया है। और यूएसएसआर भी पहले ऐसे ही था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पढ़ते हैं। कॉन्फेडरेशन का अर्थ होता है वह राजनीतिक प्रणाली जिसमें केंद्र का ना तो महत्व होता है और ना ही स्वतंत्र अस्तित्व, मतलब संघ का ज़्यादा अस्तित्व नहीं होता है, ज़्यादा शक्तियाँ राज्यों के पास ही होती हैं। विभिन्न स्वतंत्र राज्य या प्रांत मिलकर एक समझौता कर लेते हैं कि कुछ विषयों जैसे विदेशी नीति, वायु सुरक्षा तथा संचार आदि का प्रशासन में लोग मिलकर करेंगे। जैसे कि भूतपूर्व सोवियत संघ या फिर यूएस से पहले था 1866 के पहले, लेकिन अब नहीं है। दूसरा है संघात्मक प्रणाली, फेडरल सिस्टम। इंडिया इसी का एक उदाहरण है। इसमें जो राज्य मिलकर संघ बनाते हैं वो संघ से अलग नहीं हो सकते, बाध्यता होती है। आ तो सकते हैं लेकिन जा नहीं सकते। इसको अगर एक लाइन में कहें तो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन होता है। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन मतलब संघ में जो आया वो बाहर नहीं जाएगा अपनी मर्जी से। इसको अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहते हैं। आजकल इसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका और भारत है। सबसे अच्छा उदाहरण यही है। स्विट्जरलैंड भी है, नाम स्विस परिसंघ है, क्योंकि वहाँ पर जो कैंटन, हाँ वहाँ के राज्यों को कैंटन कहते हैं, कैंटन मिल करके फेडरल बनाए हुए हैं। कहाँ गया? हाँ ये अब आते हैं एकात्मक प्रणाली। एकात्मक प्रणाली मतलब ऐसा देश जो छोटा होता है भौगोलिक तौर पर, जिसमें सिर्फ एक ही केंद्र होता है, राज्य जो नहीं होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ब्रिटेन है, इंग्लैंड। इसको बोलते हैं विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। विनाशी इसलिए क्योंकि राज्य का विनाश कभी भी हो सकता है। वहाँ राज्य आमतौर पर होता ही नहीं है, केवल एक संघ ही होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ब्रिटेन और फ्रांस। फ्रांस भी है। अब अगर तुलना करें इसकी और इसकी, मतलब फेडरल और कॉन्फेडरल का, तो राज्यों और केंद्र के मध्य शक्तियों और दायित्वों का वितरण एकदम स्पष्ट रूप में होता है, क्योंकि इसी के आधार पर राज्यों और केंद्रों के मध्य समझौता होता है। इन दोनों में स्पष्ट रूप से समझौता होता है, मतलब राज्यों और केंद्रों में स्पष्ट रूप से समझौता होता है कि किस विषय पर कौन कानून बना सकता है। कोई विवाद नहीं होता है आमतौर पर। संविधान की सर्वोच्चता पर संघात्मक व संघात्मक प्रणालियों की अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है। इन दोनों की विशेषताओं में से सबसे महत्वपूर्ण ये है कि संविधान होता है, एक दस्तावेज होता है जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि राज्य किस विषय पर कानून बना सकता है और संघ किस विषय पर कानून बना सकता है। और इन दोनों व्यवस्थाओं में न्यायपालिका बहुत ही मजबूत होती है। जाहिर सी बात है, क्योंकि राज्य और संघ में अगर कोई विवाद होगा तो न्यायपालिका ही उसको सुलझाती है। हाँ, शासन प्रणालियों के प्रकार में तो हम लोग ये 3 पढ़ लिए थे, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनिटरी। ये विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर 2 प्रकार का होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। संसदीय व्यवस्था ये निकली है ब्रिटेन से, भारत में आजकल यही है। और अध्यक्षीय प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण यूएस से है। संसदीय शासन प्रणाली इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सरकार का जो गठन होता है वो संसद में से ही होता है। संसद में जिस दल का बहुमत होता है उस दल की सरकार बनती है, तो इसीलिए इसको संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। और अध्यक्षीय प्रणाली में विधायिका का चुनाव तो जनता करती है, प्लस कार्यपालिका, यानी कि अमेरिका का अगर उदाहरण लें तो अमेरिका में सरकार का जो अध्यक्ष होता है उसको राष्ट्रपति बोलते हैं, और राष्ट्रपति का निर्वाचन भी जनता करती है। और वहाँ का जो विधायिका होती है, विधायिका में 2 सदन होते हैं, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव।
इन दोनों का चुनाव भी जनता करती है। मतलब वहाँ के एक तरह से विधायिका में से कार्यपालिका नहीं निकलती है, कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होती है, जबकि यहाँ पर स्वतंत्र नहीं होती है। यहाँ पर विधायिका अगर चाहेगी तो कार्यपालिका को ख़त्म कर सकती है, सरकार को भंग कर सकती है। पढ़ते हैं। संसदीय शासन प्रणाली का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण ब्रिटेन है, मतलब ब्रिटेन, क्योंकि यहीं से ही संसदीय शासन प्रणाली का जन्म हुआ है। जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका है। संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं, जैसे कि इसमें कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र नहीं होती है, जैसा कि मैंने बताया, बल्कि विधायिका में जिस दल को आधे से अधिक सदस्य का समर्थन हासिल होता है उसी दल का एक प्रतिनिधि समूह मंत्रिपरिषद के रूप में कार्यपालिका बना देता है। भारतीय राज्य व्यवस्था भी इसी प्रणाली पर आधारित है। संसदीय प्रणाली में राज्याध्यक्ष का महत्व सिर्फ प्रतीकात्मक या नाम मात्र का होता है, जैसे कि भारत में राष्ट्रपति और ब्रिटेन में राजा जो होते हैं इसका उदाहरण है। जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में ऐसा नहीं होता है, जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वही सरकार का भी प्रमुख होता है। संसदीय प्रणाली के कई लाभ हैं, जैसे कि इसमें कार्यपालिका और विधायिका में गतिरोध पैदा नहीं होता है। किसमें? संसदीय शासन प्रणाली में, क्योंकि जाहिर सी बात है कार्यपालिका का गठन ही विधायिका के अस्तित्व पर निर्भर है, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका के बहुमत के समर्थन से ही निर्मित होती है। दूसरी, संसदीय प्रणाली अत्यंत लचीली होती है। इस प्रणाली के अंतर्गत काम करने वाली सरकार को हमेशा चौकस रहना पड़ता है, क्योंकि विपक्ष उस पर लगातार दबाव बनाए रखता है। संसदीय शासन प्रणाली में बहुत सी कमियां भी हैं, जैसे कि इसमें सरकार या मंत्रिपरिषद को कार्यपालिका की जिम्मेदारियों के साथ साथ विधायिका की जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं, जिसके कारण सरकार का पूरा ध्यान कार्यकारी दायित्वों पर नहीं रह पाता। तीसरी जो कमी है वो ये है कि इस प्रणाली में मंत्रिमंडल का चयन विधायिका में से ही करना पड़ता है, जिसके कारण सर्वाधिक योग्य तथा अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ लोग मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाते हैं। सरकार बेहद औसत या कम योग्यता वाले मंत्रियों के भरोसे ही चल पाती है, जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में ऐसा नहीं होता है। वहाँ का राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है और कोई निश्चित सीमा नहीं होती है कि भैया 6 महीने तक या एक साल या 2 महीने तक ही बस मंत्री बनेगा। कभी भी जब तक वो चाहें तब तक मंत्री बना सकते हैं, जब तक उनकी सरकार रहेगी। अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषताओं की अगर बात करें तो राष्ट्रपति का चयन सीधे जनता करती है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का चयन जनता नहीं करती है, अप्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव होता है। राष्ट्रपति सिर्फ प्रतीकात्मक या नाम मात्र का राज्याध्यक्ष नहीं होता है। किसमें? अध्यक्षीय शासन प्रणाली में, अमेरिका में वह वास्तविक राज्याध्यक्ष भी होता है, सरकार का भी और देश का भी। राष्ट्रपति जो कि कार्यपालिका का प्रमुख होता है वह विधानमंडल से एकदम पृथक होता है, उसका अंग नहीं होता है। जबकि भारत में मतलब संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, विधायिका में से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। राष्ट्रपति पर यह बाध्यता नहीं होती है कि वह विधायिका के सदस्यों में से अपने मंत्रिमंडल का चयन करे, वो कहीं से भी किसी को भी मंत्री बना सकता है। अध्यक्षीय प्रणाली में लाभ यह है कि शक्तियों का पृथक्करण होता है, सेपरेशन ऑफ पावर का पूरा वहाँ कॉन्सेप्ट लागू होता है। वहाँ नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांतों पर भी आधारित होती है। भारत में जो प्रणाली है वो संसदीय है, संसदीय प्रणाली को चुना गया है। संसदीय प्रणाली को इसलिए चुना गया क्योंकि भारत में ब्रिटेन पहले राज कर रहे थे और जब ब्रिटेन का शासन था तो वो लोग इसी संसदीय व्यवस्था के अनुरूप ही काम कर रहे थे, तो हम लोग एक तरह से अनुभवी हो गए थे उस व्यवस्था के, इसीलिए आज़ादी के बाद भी हम लोग उस व्यवस्था को अपनाएं और फिर आज भी वही व्यवस्था चली आ रही है। इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यूपीएससी प्री या पीसीएस प्री में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहते हैं? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन
मतलब राज्य का भी विनाश नहीं हो सकता और संगठन का भी विनाश नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है संघात्मक में। दूसरा क्वेश्चन है, वह राजनीतिक प्रणाली जिसमें प्रांतों या कार्यकारी इकाइयों का निर्माण संघ की इच्छा पर निर्भर होता है कहलाती है। मतलब प्रांतों या कार्यकारी इकाइयों का निर्माण संघ की इच्छा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये है एकात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं, अगला वीडियो जल्दी ही मिलेगा।